आप सभी लोगों का कल की कोचिंग सेंटर में एक बार दोबारा से स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिकों को कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं एक के बाद एक, उसी तरीके से अगला टॉपिक आपके पास है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये फर्स्ट चैप्टर का, अभी तक आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है। अगर आपको लगता है कि डेरिवेशन बहुत ही हार्ड होते हैं तो आज आप देखेंगे छोटा सा ही डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि बड़े बड़े डेरिवेशन भी इसी छोटे से तरीके से ही सीखेंगे। मतलब एक हमें सिंपल सा तरीका सीखना है, उसी के आधार पर हम डेरिवेशनों को अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए आज इस डेरिवेशन को अच्छे से हम समझेंगे। तो देखें, तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब है एक तरीके से क्वेश्चन, कि आपके समझ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हमें देना है आंसर, यही डेरिवेशन होता है। तो आपके समझ क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु आवेश, तो सबसे पहले आपके पास एक क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश। तो हमने जी एक पॉइंट ले लिया O और इस पॉइंट पर एक बिंदु आवेश ले लिया Q। एक हमने पॉइंट O ले लिया और इस पॉइंट O पर हमने एक बिंदु आवेश ले लिया Q, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप एक बिंदु आवेश लीजिए। बिंदु आवेश का मतलब एक छोटा सा आवेश ही होता है। अच्छा, अब इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब समझिए, जब तक मतलब समझ नहीं आएगा तब तक डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप अपने माइंड से सोचिए कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप एक बिंदु आवेश लीजिए। मैंने एक बिंदु आवेश लिया। अब इस क्वेश्चन को भूल जाए, आप खुद सोचें कि जहाँ कहीं भी आवेश हो तो उसमें से विद्युत रेखा निकलती है या प्रवेश करती है। अगर ये हमने पॉजिटिव ले लिया तो निकलेंगे, और अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो इसमें से रेखा प्रवेश करेगी। मतलब दोनों ही स्थिति में यहाँ पर रेखा होंगी, और ये जितनी दूरी तक होंगी उतनी ही दूरी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब एक बात हम खुद ही समझ गए, क्वेश्चन ने तो केवल एक हिंट दी कि आप एक बिंदु आवेश लीजिए, लेकिन उस बिंदु आवेश के आधार पर हम ये बात समझे कि सर अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश होगा तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र भी 100% होगा। अच्छा, बात भी वही कह रहा है कि सर ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र की हमें क्या चाहिए, तीव्रता। कल मैंने तीव्रता को समझाया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये है कि इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई अन्य आवेश रखें तो अन्य आवेश पर बल लगना चाहिए, तो वो विद्युत क्षेत्र होगा। वो बल कितना लग रहा, अगर हैवी लग रहा, लो लग रहा, हैवी लग रहा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और लो लग रहा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए हमें एक अन्य बल की आवश्यकता होगी, एक अन्य आवेश की आवश्यकता होगी। तो मैंने एक यहाँ पर इस बिंदु पर एक मैंने आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश। तो अन्य आवेश की जरूरत क्यों, क्योंकि मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो मैंने एक अन्य आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश Q0 ले लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, कल हम एक बात समझे थे कि सर किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक अन्य आवेश रख रहे हैं तो इस पर एक बल लगता है। उस हिसाब से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E बराबर F/Q0। आज भी हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ इस बात को कि सर हमारे पास एक बिंदु आवेश होना चाहिए, बिल्कुल है। बिंदु आवेश होगा तो उसके चारों ओर का एक क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। वो कह रहा उस विद्युत क्षेत्र की हमें क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए, और तीव्रता चाहिए वो भी किसी बिंदु पर चाहिए। अब एक और मैं बात बताता हूँ बेटा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र है। इसके चारों ओर का एक नॉर्मली एक निश्चित क्षेत्र में विद्युत एक क्षेत्र होगा जो जिसको हम विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। जब इस परीक्षण आवेश को हम इस आवेश के जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उसके अगर नज़दीक रखा तो हमने विद्युत बल देखा, और उससे अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो हम विद्युत बल को देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सर पास ले जाने पर बल का वैल्यू कुछ और है, मतलब बल का मान कुछ और है, और दूर ले जाने पर बल का मान कुछ और है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके हर बिंदु पर इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं कि हम किसी को एक दूरी दे दें कि सर हमारे पास एक आवेश है 10 कूलाम का, और इस 10 कूलाम के आवेश से हम 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाह रहे हैं कि कितनी है,
इस आवेश के कारण उस 2 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इतने कॉन्सेप्ट के द्वारा ये समझिए कि इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है और हमें ज़रूरत क्या है इसकी। तो अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस परीक्षण आवेश को कोई बिंदु ले लिया है P और उस पर इस परीक्षण आवेश को मैंने रख लिया, क्योंकि तीव्रता नापने के लिए अन्य आवेश की आवश्यकता होगी, क्योंकि बल लगेगा तभी तो हम बता पाएंगे। अच्छा, इस से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r हम कह दे रहे हैं, इसकी दूरी जो है वो स्मॉल r है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा। अब वो अगर ये पॉजिटिव तो उसके बल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अच्छा, मतलब इन दोनों के बीच एक बल लग रहा है। अब इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, ये आंसर किसने दिया था? तो आपका कहना होगा सर ये आंसर दिया था कूलाम के नियम ने। कूलाम का नियम क्या कहता है कि सर दो आवेश हैं, अगर मेरे पास एक Q है एक Q0 है, इनके बीच की दूरी R है, अगर इन पे बल लगता है तो उस बल का जो आंसर कूलाम का नियम देता है क्या देता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह क्या है? Q0 और अपॉन दूरी कितनी है? तो सर R, तो R स्क्वायर होता है। एक और बात, अगर मैं ये कह दूं कि सर ये वैद्युत क्षेत्र जो है, अर्थात ये आवेश जो है वो मैंने ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होता है। हम K लेके चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर परावैद्युतांक माध्यम देता है और हम बिना परावैद्युतांक माध्यम के करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, हमारी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो F पता चल गया कि इन दोनों आवेशों के बीच बल इतना लग रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको बल निकालना है? आंसर नहीं, हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने जो मैथ के क्वेश्चन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, या जो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं कि अगर हमें E की वैल्यू चाहिए तो E का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और E का फॉर्मूला क्या है? F/Q0। तो इसका मतलब क्या है कि सर हमें E चाहिए तो E बराबर F/Q0, F पता हो, और F पता है पहले से ही। क्या पता है F? तो हमारे पास पता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन का क्या है? Q0। तो Q0 कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखेंगे कि सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और क्या निकल के आया? Q अपॉन R स्क्वायर। यही मेरा क्या है? फॉर्मूला है। क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, मतलब इससे R दूरी ले ली है मैंने, एक बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से मैं तुरंत निकाल के बता दूंगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q क्या है? जो हम आवेश ले रहे हैं वो, और R क्या है? इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ तक हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो आपने देखा कि डेरिवेशन कितना सरल है, बस बातों को समझना है। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन कराता हूँ बिल्कुल छोटे से तरीके से। सिंपल सी बात सोचो कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है, हाँ है, इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अवश्य होगा। उसकी हमें क्या चाहिए? तीव्रता, वो भी किसी बिंदु पर। तो किसी बिंदु पर क्यों चाहिए? क्योंकि हर बिंदु पर तीव्रता अलग अलग निकल के आएगी। पास लाओगे तो तीव्रता ज़्यादा होगी, दूर ले जाओगे तो तीव्रता कम होगी। तो इस वजह से हम एक पॉइंट निश्चित लेके चल रहे हैं, उस पर हमें तीव्रता चाहिए। तो मैंने भी एक निश्चित पॉइंट P मान लिया है, इस आवेश से उसकी डिस्टेंस मैंने दिखा दी R। तीव्रता नापने के लिए मुझे एक अन्य आवेश की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक परीक्षण आवेश ले लिया। परीक्षण आवेश के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अच्छा, तो अब ये दोनों आवेश हैं तो इन पर एक बल लगेगा, मैंने ऐसे ही पॉजिटिव ऐसे ही, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा F। अगर इसका मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो कौन बताएगा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या है? दोनों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक। तो पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0/R स्क्वायर। अब एक बात बताइए, मुझे यहाँ बल नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए? तीव्रता। तो तीव्रता E चाहिए। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। सिंपल सी बात सोचें, अब F की ज़रूरत है वो पता है, ये Q0 तो Q0 कैंसिल, तो डेरिवेशन निकल के आ गया। तो सिंपल सा तरीका है, E चाहिए, E का फॉर्मूला लगाओ, F/Q0। F नहीं पता तो F हमने देखा कि कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं, इस वजह से डेरिवेशन निकल के आ गया। अच्छा, अब मैं इसे एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सर इन दोनों के बीच में परावैद्युतांक K है, तब तो ये फॉर्मूला। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, अर्थात वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात, या तो वायु है या निर्वात है, मतलब कोई भी माध्यम नहीं है, तो वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। परावैद्युतांक K का मान क्या होता है? 1। तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को देखना चाहें तो इस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q/R²। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इतना ही है। इसको हम कंप्लीटली समझ पाए कि एक्चुअल में डेरिवेशन किस तरीके से होते हैं। बहुत सरलता से होते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या क्या रहा, उसके हिसाब से आप फिगर बनाइए, और फिगर जानने के बाद जब सब चीज़ समझ जाएं तो फिर ये देखिए कि हमें निकालना क्या था। हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता चाहिए। तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। तो ई चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, एफ हमने चित्र के जरिए से देखा तो हमें पता चला 1/4πε0 के Q0। वैल्यू रख दो तुरंत आ गया। परावर्तक माध्यम है तब तो फॉर्मूला ये काम करेगा। यदि इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है, तो के का मान क्या होता है 1। उस हिसाब से आप आंसर देखेंगे तो ये निकल के आएगा ई बराबर 1/4πε0 और Q/R²। अब एक बात और समझा देता हूँ लास्ट टाइम पर, और वो बात है क्योंकि मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। एक कैसी राशि है, सदिश। कल मैंने आपको बताया भी था जो बल लगने वाले बल की दिशा में होती है। आओ एक बार और जान लेते हैं कि अगर मैं इसका सदिश रूप लिखना चाहूँ, सदिश रूप, तो सदिश रूप कैसे लिखेंगे, तो सर ई वेक्टर बराबर 1/4πε0। क्यू भी एक आदेश है और दूरी तो वैसे ही एक आदेश होती है। अगर मुझे इसकी देखो ये इसका परिमाण है, मान है, मान से कभी दिशा नहीं पता चलती, तो इसकी दिशा व्यक्त करने के लिए मैं इसके मल्टीपल में एक यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R² और R कैप। यूनिट वेक्टर का वैल्यू तो एक होता है, मतलब उसका परिमाण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिमाण तो जो है चूँकि एक का मल्टीपल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर ये इसकी क्या बताएगा, दिशा को बताएगा। तो ये इसका हो गया सदिश रूप। कल मैंने आपको दिशा बताई थी कि सर अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो दूर की ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बलरेखाएं निकलती हैं। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होगी, क्योंकि इस पर बलरेखाएं प्रवेश करती हैं। और ये बलरेखाओं की दिशा पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि बलरेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। आप बल की दिशा से भी देख सकते हैं, वो मैंने कल समझाया था, लेकिन ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि +Q आवेश से बलरेखा निकलती दूर की ओर तो वैद्युत क्षेत्र भी दूर की ओर, और यहाँ -Q आवेश से वैद्युत बलरेखा प्रवेश करती है पास की ओर तो वैद्युत क्षेत्र भी पास की ओर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले सर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तो आपको कहना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव है तो उससे दूर की ओर, नेगेटिव है तो उससे पास की ओर। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। ओके, थैंक यू। मुलाकात होती है आगे की क्लास में।